So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. Okay, तो ब्रिगेड हार्ट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11। शांत, खूबसूरत और मनमोहक उस कुदरत के बीच में एक कुदरत और बैठी हुई थी। कोई उसे देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, या यूँ कहो फैसला करना इतना मुश्किल था कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, ये कुदरत जो उसके अगल बगल बिखरी हुई है, या ये शख्स जो इस कुदरत के बीच में बैठा हुआ है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये और कुछ नहीं है, एक बेहद खूबसूरत संगम है, और उस पर से उसका वो मन को मोहित करने वाला धुन, जिस धुन को वो बजा रहा था। पूरा जंगल इस वक्त एक लय पर नाच रहा था, एक धुन पर झूम रहा था, पर वो शख्स तो लीन था अपने उस खूबसूरत संगीत में, एक ऐसे संगीत में जो शायद किसी को पुकार रहा था, बुला रहा था, मिलना चाहता था। और उसका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि अगले ही कुछ पलों में एक आहट उस जंगल को चीरते हुए सुनाई देती है। जैसे जैसे वो आहट करीब आ रही थी, मैंने आपका थोड़ा सा समय ले लिया, और ज्यादा स्टार्ट करते हैं। खूबसूरती से बज रही थी। उस शख्स के हाथ ऐसे नाच रहे थे मान लो कोई कलाकार एक खूबसूरत से चित्र की रचना कर रहा हो, लीन हो, डूबा हो। हाँ, उसका वो जो संगीत था वो अकल्पनीय था, पर फिर भी एक ढांचे की तरह था, एक सांचे की तरह था, जिसमें जान उस दूसरे शख्स ने आकर भरती थी। उस दूसरे शख्स के हाथों में एक बांसुरी थी। जैसे ही उस शख्स ने उस बांसुरी को अपने होठों पर रखा, दोनों के ही सुर और संगम अब एक साथ लय में बजना शुरू हुए, और पूरे जंगल को एक ऐसी दुनिया में तब्दील कर दिया जो उनका खुद का एक संसार था। इस संसार में किसी और की जरूरत नहीं थी। वो दोनों ही इतने ज्यादा मदहोशी में उस संगीत को बजा रहे थे, जिसे मान लो अपनी आत्मा को निकाल कर उस धुन में शामिल करना चाहते हो। हांग वांग जुन का वो गुचिन और वींग का वो खूबसूरत सी बांसुरी, दोनों की धुन बहुत बहुत मधुर थी। पर अफसोस ये था कि इस धुन को सिवाय इनके कोई और नहीं सुन सकता था। हाँ, जंगल इस बात का साक्षी हो सकता है, पर किसी और के कानों तक ये धुन कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये इनकी है, इनका वांगशियान है। घंटों चला ये सिलसिला अपने अंत तक पहुंच गया था। जैसे ही ये धुन खत्म हुई, लानजान ने अपनी आंखों को धीमे से खोला। वींग अभी भी अपनी आंखों को बंद कर वहीं बैठा हुआ था। उसकी आंखों में बहुत सारी चीजें थी जिसे वो दिखाना नहीं चाहता था लानवांग जी को। लानवांग जी को खुद भी नहीं पता था कि उसने ये धुन क्यों बजाई, वो भी इस जंगल में आके, लेकिन बस उसने बजा दी। जैसे ही वो बैठा, उसके हाथ खुद ब खुद उस गुचिन पर चलने लगे। एक शख्स की धुंधली सी तस्वीर उसके सामने थी, पर पता नहीं क्यों वो शख्स उसे यहाँ खींच लाया था, इस जंगल में। और जैसे ही लानवांग जी ने अपनी आंखें खोली, वो धुंधली सी तस्वीर जैसे मान लो एक तस्वीर में बदल गई हो। पर ये तस्वीर तो शियान की थी, जो कि अपनी ही धुन में वहां बैठा हुआ था। लानवांग जी के चेहरे पर हंसी तो नहीं आई, पर उसके दिल में जो सुकून था वो उसकी आंखों की चमक में नजर आ रहा था। वो खड़ा हुआ, अपनी खूबसूरती से उसने अपने कपड़ों को ठीक किया, अपने कदमों को बढ़ाया और वींग के सामने आकर खड़ा हो गया। वींग ने बिना ही अपनी आंखें खोले हुए जवाब दिया, तो तुम आ गए। सीधा जवाब आया। वींग हंस गया था। उसने कहा, तुम कभी नहीं बदल सकते, हमेशा सीधा और छोटा जवाब, यही तो पहचान है हांग वांग जुन की। वैसे कैसे हो तुम? लानवांग जी ने जवाब दिया, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, या ये कहो सिर्फ जिंदा हूँ। वींग की आंखें अभी भी बंद थीं। हवा उसके बालों के साथ खेल रही थी। उसकी हल्की हल्की सी खुशबू शायद उस जंगल में बिखर रही थी, जो शायद कोई और महसूस कर पाए या न कर पाए, लेकिन लानजान बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। वांग जी ने जब ऐसे जवाब दिए, तो वींग ने बिना ही अपनी आंखें खोले कहा, 3 जवाब। मैं जवाब का क्या मतलब समझूं लानवांग जी? हांग वांग जुन ने जवाब दिया, मतलब बहुत सरल है,
अगर मेरी प्रजा मुझसे पूछेगी कि मैं कैसा हूँ तो मैं जवाब दूंगा अच्छा हूँ। अगर मेरे करीबी यानी कि मेरे अंकल और मेरा भाई मुझसे पूछेगा कि मैं कैसा हूँ तो मैं जवाब दूंगा मैं बहुत अच्छा हूँ। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कैसा हूँ तो सिर्फ यही जवाब दूंगा कि सांसें चल रही हैं। एकाएक वींग की आंखें खुल गईं। वो थोड़ा बेचैनी महसूस कर रहा था लान वांगजी के इस सवाल को सुन के। वींग ने अपनी आंखें खोली, अपने कदमों को जमीन पर रखा और वांगजी के सामने आकर खड़ा हो गया। तो कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वींग महसूस कर सकता था कि आज लानजान की आंखों में बहुत अधूरापन है, बेचैनी है, तड़प है जो शायद उसे यहाँ खींच लाई होगी। आज वो गुरूर की चमक नहीं थी उसकी आंखों में, पर कुछ था जैसे कुछ कहने की चाह हो। वींग ने कहा, तुम जिंदा हो, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि मैं भी जिंदा हूं। ये कहते हुए उसने हंसने की कोशिश की। वांगजी ने कहा, कैसे हो तुम? वींग एक पल के लिए मुड़ गया। उसे समझ नहीं आया था कि क्या जवाब देना चाहिए। कैसा है वो? क्या वो बता सकता है कि वो कैसा है? खैर, उसने कहा, ठीक ही हूँ, तुम सुनाओ, यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हांग वांगजुन देखने आए हो कि मैं अपनी जुबान का कितना पक्का हूँ? तुम बुलाओगे और मैं आऊंगा या नहीं? क्यों? ठीक कहा ना मैंने लानजान। अब जाकर कहीं लानवांग जी को सुकून आया था वींग के मुंह से लानजान शब्द सुनकर। उसने कहा, समझ लो कुछ ऐसा ही। वींग ने हंसते हुए कहा, लानजान, खैर बहुत समय लगा दिया तुमने इस चीज को, पूरे 1 महीना हो गया है। लानवांग जी ने कहा, नहीं 1 महीना नहीं। एक वींग रुक गया और वांग जी को देखने लगा। उसने कहा, 1 महीना नहीं। पर इससे पहले कि वींग कुछ कह पाता, लानवांग जी ने जवाब दिया, पूरे 31 दिन 23 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड। अब जाकर वींग की धड़कन थी वो रुक गई थी। वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था लानवांग जी के ऐसा जवाब सुनकर। वांग जी ने उनकी दूरियों को कम किया और वींग के बहुत करीब आ गया। वींग के जो उड़ते हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसने धीमे से उन बालों को वींग के कान के पीछे किया और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ कर लिया। वींग इस चीज के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी लानवांग जी का ये जो स्पर्श था उसे बहुत बहुत सुकून महसूस करा रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है। वींग की आंखें खुल चुकी थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। लानजान और जेलस लानजान 2 अलग शख्स हैं, पर सच बताऊं मुझे जेलस लानजान बहुत ज्यादा पसंद है। कहते हुए वींग लानवांग जी को देख रहा था। उन दोनों की ही आंखों में बहुत कुछ था। लानवांग जी ने कहा, मुझे कह नहीं सकता पसंद क्या होती है क्योंकि कभी महसूस नहीं किया, पर जब तुम मुस्कुराते हो तो लगता है कि सुकून है। एक वींग था, वो लानवांग जी को देखने लगा। लानवांग जी ने कहा, क्या तुमने मुझे याद किया? वींग ने कहा, सांसों को याद नहीं किया जाता, वो तो बस बहती रहती हैं। लानवांग जी ने कहा, अगर मैं वाकई तुम्हारे लिए सांस हूँ तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? वींग के पास इस चीज का जवाब नहीं था। लानवांग जी ने कहा, क्या तुम अभी भी उसी चीज पर अड़े हुए हो? तुम मेरे साथ गूसू नहीं चलना चाहोगे? वींग ने कहा, लानवांग जी, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं किसी बात पर अड़ा नहीं हूँ। हाँ, पर मैं बनना नहीं चाहता। मैं नहीं बनना चाहता एक ऐसे रिश्ते में जहां मैं सिर्फ। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, लानवांग जी ने कहा, तुम सिर्फ क्या? तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी बातों को साफ क्यों नहीं कहते जैसे मैं कह देता हूँ? वींग ने कहा, काश मेरे लिए भी इतना आसान होता। चीजों को भूल कर आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, पर उस शख्स का क्या जिसे हर चीज याद हो, हर चीज। कहते हुए वींग शांत हो चुका था। उसकी नजरें झुक गई थी और आंसू जैसे बहने ही वाले थे, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत से रोक रखा था। लानवांग जी ने कहा, भूलना। लोगों को लगता होगा कि भूलना आसान है, पर नहीं, ये आसान नहीं है। ये बिल्कुल किसी निशान की तरह है, एक ऐसा निशान जो हर दिन, हर रात, हर पल, हर सेकंड आपके साथ है। वो निशान आपको बताता है कि हाँ, कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये चोट लगी है। ये चोट बहुत गहरी है। हाँ, अब उतना दर्द नहीं देती जितना जब हुआ था, जब जख्म ताजा था, पर एक गहरा निशान देकर अपने होने का एहसास कराती है। तुम नहीं समझ सकते उस निशान की क्या कीमत होती है, कितना दर्द होता है उस निशान में भी जो बोल नहीं सकता, पर बताता है कि वो वहाँ है। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच में शांति छा चुकी थी। दोनों का ही अपना दर्द था, अपना दुख था, जिसे शायद लफ्जों में नहीं बताया जा सकता था।
जब तक कि वो लोग खुलकर बात ना करें। पर लोगों के बीच बात कैसे हो सकती थी? एक अपने इतिहास को दबाए बैठा था तो एक भूले बैठा था। एक चाहता था कि सामने वाला शख्स खुद याद करे, एक चाहता था कि वो शख्स उसे आकर बताए क्या छुपा है उस इतिहास में जिसे वो भूल गए हैं। अजीब सी दुविधा थी, उलझे हुए से ख्यालात थे, अजीब से जज्बात थे जिन्हें शायद लफ्जों की कमी थी। शियान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लानवंग जी ने कहा। वींग ने नोट किया। लानवंग जी ने कहा, क्या तुम वाकई मेरे साथ चलना नहीं चाहते? वींग ने कहा, मेरी चाहत शायद मायने नहीं रखती, हकीकत मायने रखती है। लानवंग जी ने कहा, मुझे बातों को गोल घुमाना नहीं आता, मैं सीधा स्पष्ट पूछता हूँ। मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ, एक आखिरी जवाब। क्या तुम मेरे साथ गुसू चलोगे? मैं वादा करता हूँ कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कोई बंदिश नहीं रखूंगा। अपने साथ बिठाना चाहता हूँ उस थ्रोन पर जिस पर मैंने बहुत सालों तक अकेले राज किया है, पर अब उस थ्रोन को एक क्वीन की जरूरत है। क्या तुम मेरी क्वीन बनोगे? लानवंग जी का यह सवाल वींग को एक तरीके से स्पीचलेस करने के लिए काफी था। कुछ पल के लिए वींग कुछ भी नहीं बोला। लानवंग जी के हर एक शब्द को जैसे नाप रहा था, तोल रहा था अपने एहसासों में। वींग ने कहा, हांगवांग जुन, तुम्हारा जवाब बहुत स्पष्ट है। हम दोनों के ही जो मंसूबे हैं वो बहुत अलग हैं। दोनों बहुत अलग चीजें चाहते हैं एक दूसरे से। तुम एक क्वीन चाहते हो, एक थ्रोन पर बैठने के लिए पार्टनर चाहते हो, एक ऐसा शख्स चाहते हो जो तुम्हारे साथ खड़ा रह सके, बात कर सके, बैठ सके, सो सके, जो तुम चाहो वो कर सके। लेकिन मैं चाहता हूं एक ऐसा शख्स जो सिर्फ मुझसे। एक पल के लिए वींग शांत हो गया। उसके लफ्ज जो थे वो कांप रहे थे। वांग जी ने कहा, वींग ने कहा, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, इसके अलावा और कुछ नहीं। कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकते हो, वादा कर सकते हो कि जिंदगी भर इस प्यार को करोगे, निभाओगे, चाहे कोई भी परेशानी हमारे सामने आ जाए, मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। क्या तुम ये वादा कर सकते हो? प्यार वादों पर नहीं होता, एहसास और जज्बातों पर होता है। पर मैं नहीं एहसास महसूस कर सकता हूँ और नहीं जज्बात। ये हांगवांग जुन सच में पत्थर है। इसके दिल में धड़कन तो है जो उसे जिंदा रखती है, पर कोई एहसास नहीं है। हाँ, मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे साथ कुछ एहसासों को, पर ये एहसासों को मैं अभी लफ्ज़ नहीं दे सकता। जब तक मैं अपने एहसासों को लफ्ज़ नहीं दे सकता, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर दो शियान, अभी के लिए मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। एकाएक वींग लानवांग जी की सिर्फ आंखों में दिख रहा था। वींग 2 कदम पीछे हो गया। उसने कहा, ठीक है, जब तुम काबिल हो जाओ वादा करने के लिए, तब तुम इस शियान को यहीं ढूंढ लेना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लानवांग जी ने कहा, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। वींग ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? लानवांग जी ने कहा, बस कह नहीं सकता। खैर ठीक है, जैसा तुम चाहो, तुम्हारे फैसले की मैं इज्जत करता हूँ। क्या आखिरी बार आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? लानवांग जी की डिमांड सुनकर एक वींग रुक गया था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आखिरी बार, इससे क्या मतलब है? लानवांग जी ने कहा, बस कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रुकूं। इस मुलाकात को पूरा 1 महीना बीत चुका था। उसके बाद लानवांग जी और वींग मिले नहीं। वींग को बहुत अजीब महसूस हो रहा था उस आखिरी बार लानवांग जी को देखते हुए। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि आज वांग जी अगर उससे हाथ छुड़ाकर गया तो शायद उसे छू नहीं पाएगा, दोबारा मिल नहीं पाएगा। अजीब सी बेचैनी थी। वींग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो क्या रहा है। वो बस अपनी केव में बैठा हुआ था। वैनिंग उसके बगल में बैठा हुआ था। वैनिंग ने कहा, मास्टर, जब से आप आखिरी बार हांगवांग जुन से मिलकर आए हैं, आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है? हुआ क्या था? जब से आप जंगल से लौटे हैं, आप खोए हुए रहते हैं, किसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। आपकी जो चेहरा है वो भी पीला पड़ता चला जा रहा है। कुछ तो हुआ है, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इलाज कर सकूं। वींग ने कहा, सोच का कोई इलाज नहीं होता।
मुझे भी नहीं पता कि उस दिन हुआ क्या था। बस इतना याद है कि जब मैं उठा था तब वांगजी वहाँ नहीं था। वैनिंग ने कहा। मतलब? वींग ने कहा। पता नहीं, पर इस बार जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा था अपने शरीर में। जब तक मैं होश में था तब तक वांगजी मेरे साथ था। फिर अचानक से कुछ हुआ था, मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, पर मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ। ये कहते हुए वींग ने अपने हाथों और अपने शरीर को देखना शुरू किया। उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कहा, कुछ तो अजीब है जिसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ, पर शरीर में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदलाव हो रहे हैं। मुझे नहीं पता हो क्या रहा है। एक वेंडिंग था, वो शांत हो गया। उसने ऊपर से नीचे तक एक बार वींग को देखा। उसने वींग की आंखों में देखते हुए कहा, मास्टर कहीं आप? पर इससे पहले वेंडिंग अपने जज्बातों को सवाल दे पाता, एक उस केव में एक और शख्स की दस्तक हो जाती है। उस शख्स ने लगभग मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो तुम? जैसे ही ये आवाज़ सुनी, वींग और वेंडिंग दोनों एंट्रेंस पर देखने लगे तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि न्यूसेंग खड़ा हुआ था। उसने पूरा 90 डिग्री बो किया और कहा, कैसे हो वी भाई? एक वींग के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम बहुत दिनों बाद आ जाना हुआ। न्यूसेंग ने कहा, आना तो था ही, खबर ही इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मैं बस खुद को रोक नहीं पाया तुम तक ये खबर पहुंचाने के लिए, और इनविटेशन भी तो तुम्हें देना था। एक वींग वहीं रुक गया। उसने कहा, इनविटेशन? न्यूसेंग ने कहा, हाँ इनविटेशन, पर पहले कुछ बताओ तो सही। आखिरकार मैं यीलिंग पैट्रियार्क के यहाँ आया हूँ, ऐसी सूखी सूखी दावत अच्छी नहीं लगती। दोनों दोस्त हंसने लगे। वींग ने वेंडिंग की तरफ देखा, वेंडिंग ने नोट किया, और अब दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनके सामने एम्प्रेस स्माइल के जार रखे हुए थे। न्यूसेंग ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वींग ने कहा, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ना होते तो शायद मैं उन अंधेरों से कभी वापस नहीं आ पाता। न्यूसेंग ने कहा, तुम्हें तो वापस आना ही था, आखिर तुम उस गुनाह की सज़ा काट रहे थे जो तुम्हारा था ही नहीं। वींग ने कहा, शायद ये सज़ा उस चीज़ की थी जो मैंने अपने परिवार वालों के साथ किया। मेरी शीज़ी है, मेरी वजह से। न्यूसेंग ने लगभग थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा, बस करो, कब तक लोगों की गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानते रहोगे? तुम्हारा यही बर्ताव तुम्हें आज यहाँ लेकर आया है। बस करो, सब कुछ तो जा चुका है, और क्या छोड़ना चाहते हो? आखिरी चीज़ के ऊपर भी अब कोई और अपना हक जताने के लिए तैयार है। जैसे ही न्यूसेंग ने ये कहा, एक वींग ने न्यूसेंग की तरफ देखा। उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? न्यूसेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी ड्रेस में से एक स्क्रोल बाहर निकाला और वींग की तरफ सरका दिया। जैसे ही वींग ने वो स्क्रोल पढ़ा, लगभग उसका पूरा चेहरा फक्त सफ़ेद पड़ गया था। जैसे जैसे वो एक शब्द को पढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था उसकी सांसें उखड़ रही हैं। कुछ पल के बाद उसकी नज़रों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। उसे नहीं पता चला कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, बट हाँ, आखिरी बार उसने आवाज़ सुनी थी वेंडिंग की, बहुत घबराई हुई, जो उसे आवाज़ लगा रही थी, मास्टर आंखें खोलो। पर वींग तो जैसे अंधेरे में कहीं सो चुका था। 2 हफ्ते बाद गुसुलैन। आज ये क्लान बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था हवा में भी जोश है, एक जुनून है। जितनी चमक यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर रहने वाले लोगों के चेहरे पर थी, उससे ज़्यादा चमक आज किसी के चेहरे पर नहीं थी, कहीं नहीं थी, यहाँ तक कि सूरज में भी नहीं थी। बादल भी बहुत बहुत बेचैन थे, अपनी जोश में जुनून में जैसे नाच रहे हों। आखिर मकसद ही इतना खूबसूरत था। आज हांगवांग जुन की शादी जो थी, आज एक अल्फा को उसका मेट मिलने वाला था और प्रजा को उनकी क्वीन। तो जोश और जुनून तो होना बनता था। सारे क्लान इस वक्त लैंड क्लान में शामिल हुए थे। हर एक क्लान डिस्टर्ब था, जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी हुआ इन 2 महीनों के अंदर, लेकिन सबसे उभर कर आज वापस एक नई शुरुआत करना चाहते थे। जिन गुआंगशाओ की अचानक से मौत, उसके बाद जिन क्लान में वो तबाही, पपेट्स का लगभग इस तरीके से सर के ऊपर काबू पा लेना कि हर चीज़ को तहस नहस कर देना, एक भूचाल सा आ गया था इन 2 महीनों के अंदर। और जैसे तैसे चीज़ों को शांत किया गया, रिसेंटफुल एनर्जी को कम किया गया, घोस्ट को दबाया गया। अजीब सी वॉर चली थी। हर क्लान इस वक्त डिस्टर्ब था और इन 2 महीनों के अंदर बहुत कुछ बदला था। जिन क्लान ने लगभग अपनी ग्लोरी को खो दिया था, उस ग्लोरी को उठाने के लिए ही वुसु क्लान से प्रपोजल गया था, मैरिज प्रपोजल। वैसे बात तो बहुत पहले से ही चल रही थी, पर फाइनल स्टैंप अब जाकर लगी थी। इसीलिए आज यालान क्लान वुसु क्लान की एक खूबसूरत सी मेडन को
वेलकम करने के लिए तैयार था, जिसे वो अपनी क्वीन बनाने वाला था। पूरे क्लान में रेड फ्लैग लग चुके थे, हर तरफ जोश और उल्लास था। कुछ ही पलों के अंदर वेडिंग रूम में अनाउंसमेंट होती है और ग्रूम दस्तक देता है। जैसे ही हांग वांग जुन ने अपना कदम वहां रखा था, लगभग सभी शांत हो गए थे। हर एक की निगाहें इस वक्त इस खूबसूरत शख्स के ऊपर थी, जिसकी चाल ढाल, आंखों की चमक, चेहरे का वो अजीब से कोल्ड एक्सप्रेशन फिर भी इतने थे कि हर एक को अपने काबू में कर ले। वहां पे खड़ा हुआ हर एक अल्फा इस वक्त इस अल्फा से जेलस महसूस कर सकता था, क्योंकि ये अल्फा सब में अलग था, रूलर था, और उसके भी ऊपर एक प्योर ब्लड डोमिनेंट अल्फा था। जैसे जैसे लानवांग जी के कदम आगे बढ़ रहे थे, सभी सिर्फ उसके कदमों को काउंट कर रहे थे। बहुत ही जल्द लानवांग जी अपनी जगह पर पहुंच चुका था। सामने प्रीस्ट खड़े हुए थे। लानवांग जी के वहां पर आते के साथ ही अगली दस्तक की अनाउंसमेंट होती है, क्वीन को लेके आया जाए। पर जैसे ही क्वीन की एंट्री होने वाली थी, एक मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया। जहाँ कुछ देर पहले हल्की हल्की सी धूप खुली हुई थी, वहीं उन पहाड़ों में अब बहुत तेजी के साथ आंधियां चल रही थी, बारिश होने वाली थी। ये मौसम में कैसा बदलाव था? हवा बेपरवाह हो गई थी, बिजलियां कड़क रही थी। हर इंसान इस वक्त इस अजीब से मौसम का गवाह था। सब लोग बस यही सोच रहे थे कि मौसम में इतना बदलाव कैसे हो सकता है। पर उस बदलाव के बीच में किस शख्स की दस्तक हो गई थी। उसका हर एक कदम बहुत सटीक था, एलिगेंट था, अथॉरिटी से भरा हुआ था। जो ऑरा भी कुछ देर पहले हांग वांग जुन के आने पर महसूस किया गया था, ये ऑरा उससे अलग नहीं था। हाँ, पर इस ऑरे में एक दबाव था जो वहाँ खड़े हुए सभी लोग महसूस कर सकते थे। हर एक की निगाह अब उस मौसम से हटकर इस शख्स पर आकर टिक गई थी। उसका हर एक कदम जैसे जैसे हांग वांग जुन की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे हांग वांग जुन की निगाहें भी और ज़्यादा पैनिक होती चली जा रही थी। कुछ ही पलों के अंदर दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। वेडिंग वोस लेना शुरू की जा चुकी थी। इस वक्त सभी की निगाहें दो खूबसूरत जोड़े के ऊपर थी। वो जोड़ा जो आज एक होने वाला था। आज एक किंग और क्वीन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जोड़ा एक होने वाला था जो आगे आने वाली पीढ़ी की नींव रखेगा। एक ऐसे हायर को जन्म देगा जो आगे आने वाले समय में रूल करेगा। इसीलिए सभी की निगाहें इस खूबसूरत समय का साक्षी बनना चाहती थी। वेडिंग वोस कंप्लीट हो गई थी। आखिरी बार प्रीस्ट ने कहा, हांग वांग जुन, क्या आप इस खूबसूरत ओमेगा को अपना मेट स्वीकार करते हैं? लानवांग जी ने अपनी निगाहों को उसी शख्स के ऊपर गड़ाए हुए बिना हिचकिचाहट के सीधा जवाब दिया, हाँ। नैन कुरैन के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी। आज उसकी इतनी बरसों की तमन्ना जो पूरी हो गई थी। आज लानवांग जी के जीवन से वो शख्स हमेशा के लिए चला जाएगा जिस शख्स से वो नफरत करता था। नफरत नहीं, एक खटास रखता था। नफरत शायद ठीक शब्द नहीं हो सकता, पर खटास थी। अब प्रीस्ट ने अपनी निगाहों को उस शख्स के ऊपर किया जिसने बहुत लंबा घूंघट डाल रखा था, इतना जितना उसका चेहरा कवर हो सके। सिर्फ उसके होठ नजर आ रहे थे। प्रीस्ट ने कहा, क्या आप जिन क्लान? इससे पहले कि प्रीस्ट आगे कुछ कह पाते, हांग वांग जुन ने कहा, मैं चाहता हूं मेरे मेट को लैन वे के नाम से बुलाया जाए। सभी आपस में खुसफुसाहट करने लग गए। ये क्या था? या तो वेडिंग वोस ली जाने वाली है ना, तो इसमें ओमेगा का नाम लिया जाना चाहिए। पर ये लानवांग जी क्या कह रहा है? पर किसी की कोई भी हिम्मत नहीं हुई जब लानवांग जी ने घूर कर सभी की तरफ देखा। प्रीस्ट ने भी सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें। इसके बाद प्रीस्ट ने कहा, क्या आप लैन वे हांग वांग जुन को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हैं? उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने सर को हिलाया जैसे कि अपनी इजाज़त दे रहा हो। प्रीस्ट एक पल के लिए झैम गया था, पर उसने कुछ नहीं कहा जब हांग वांग जुन ने बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा। प्रीस्ट ने एक तरफ हांग वांग जुन की तरफ देखा। प्रीस्ट ने कहा, अब किंग अपने खुद के हाथों से क्वीन को उनका क्राउन ऑफर करेंगे। किंग, ये कहते हुए जैसे ही प्रीस्ट ने हांग वांग जुन की तरफ इशारा किया, हांग वांग जुन ने वो खूबसूरत सा क्राउन अपने सामने खड़े हुए ओमेगा के सर के ऊपर रख दिया। वो क्राउन बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि सभी की निगाहें इस क्राउन के ऊपर आकर टिक गई थी। हर इंसान यहाँ इस वक्त इस पोजीशन पर खड़ा होना चाहता था जहाँ ये खुश नसीब इंसान खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जलन महसूस कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो बस यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पहुँचा जा सके। प्रीस्ट ने कहा, हांग वांग जुन, किंग, क्या आप अपनी तरफ से अपनी क्वीन को कुछ ऑफर करना चाहते हैं? हांग वांग जुन ने कहा,
एक रिचुअल होता था जिसमें किंग अपनी तरफ से कुछ भी, अपना कोई भी पर्सनल थिंग अपनी क्वीन को ऑफर कर सकते थे। सभी यही सोच रहे थे कि हांग वांगचुन एक कोई भी बेशकीमती सी चीज़ यहाँ ऑफर करेंगे, पर नहीं, यहाँ तो हांग वांगचुन ने बहुत ही अलग चीज़ ऑफर की थी। इस वक्त लैन शिचैन की आंखें कंप्लीटली शॉक से बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि जो चीज़ हांग वांगचुन ऑफर कर रहा था वो उनकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे लान वांगजी ने हमेशा अपने दिल के बहुत करीब किया था। लान वांगजी ने अपने गले में से एक खूबसूरत से पेंडेंट को उतारा। उस चेन को उन्होंने अपनी क्वीन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया और उस ओमेगा के गले में डाल दिया। ना ही लेन कुरेन और ना ही लैन शिचैन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये शख्स को ये चीज़ ऑफर कर सकता है? लान वांगजी जो कल तक इस शादी से इतना दूर भाग रहा था, आज अपने ओमेगा को ये चीज़ ऑफर कर रहा है। पर किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अब रिचुअल्स को आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप वोज को पढ़ा जाना था। प्रीस्ट वोज को पढ़ने वाला था, पर हांग वांगचुन ने कहा मैं अपनी वोज खुद लेना चाहता हूँ। प्रीस्ट ने सिर्फ नोट किया। ये भी एक अलग बात थी, अपनी वोज खुद लेना, यानी कि बहुत पर्सनल चीज़ थी। आप अपने ओमेगा को बहुत पसंद करते हैं, इंसान तभी वोज खुद लेता है। हांग वांगचुन ने एक कदम उस ओमेगा की तरफ किया। अपना हाथ उस ओमेगा के हाथों में रखते हुए उसने वोज देना शुरू किया। मैं द किंग ऑफ गुसू, हांग वांगचुन, कर्टिसी नेम लान वांगजी, बर्थ नेम लान सान, आज से, अभी से, इसी पल से धरती, आसमान, हवा, सूरज और चांद सभी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने मेट को स्वीकार करता हूँ। आज से और अभी से हम दोनों इस तरीके से जुड़ जाएंगे कि सिर्फ हमें मौत ही अलग कर पाएगी। मैं इसका हाथ तब तक थाम कर रखूँगा जब तक मेरे जिस्म में सांस होगी, और अगर हो सका तो मरने के बाद भी मैं इस रूह के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कहना चाहूँगा। इस शख्स के बाद ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना ही मेरे ऊपर किसी और का हक होगा। मैं अपने सारे हक, अधिकार, अपने सब कुछ अपने ओमेगा के साथ बांटना चाहता हूँ। आज के बाद मेरे ऊपर ना ही किसी का हक होगा, ना ही अधिकार होगा, सिवाय मेरे ओमेगा के, सिवाय मेरे मेट के। इसके साथ हांग वांगचुन ने अपना सर झुकाया। लान वांगजी का एक एक शब्द बहुत ही स्पष्ट, साफ और तेज था, जो वहाँ खड़े हुए हर एक शख्स के कानों में इस तरीके से पहुँच गया कि सभी ने लगभग अपनी सांसों को रोक लिया था। गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ था, इस तरीके की वो ना आज से पहले कभी ली गई थी और पता नहीं आने वाले समय में ली जाएगी या नहीं। पर इतना हक कभी किसी ने किसी को नहीं दिया, वो भी किंग ने अपने मेट को। सभी इस वक्त बहुत चक्के से थे, क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत ही अचंभित करने वाला था। इसके बाद वो किया जाता है अर्थ की तरफ, एल्डर्स की तरफ, एंसेस्टर्स की तरफ। जैसे ही आखिरी वो कंप्लीट होता है, प्रीस्ट ने कहा अब आप अपने ओमेगा को किस कर सकते हैं, और उसके बाद मार्क। प्रीस्ट के कहने की देर थी कि लान वांगजी ने उस शख्स की कमर में हाथ डाला, उसे अपने करीब किया और उसकी चिन को उठाकर उसके खूबसूरत से होठों पर अपने होठों को रख दिया था। वो किस बहुत सॉफ्ट था, वार्म था, पैशनेट था। सबसे बड़ी बात, वो इमोशन से भरा हुआ था। उस शख्स ने कोई भी मूवमेंट नहीं की, पर लान वांगजी के होठ बराबर चल रहे थे। वो महसूस कर सकता था कि सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसीलिए वो और ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने लगा। पर किस अंत होते होते भी उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। पर आखिरी बार एक पल में जैसे लान वांगजी दूर होने वाला था, उस शख्स ने भी अपने आप को लान वांगजी के करीब किया और एक छोटा सा पैक दिया। लान वांगजी ने अपने होठों को उस शख्स के कानों के करीब जाते हुए कहा, मुझे पता था तुम आओगे। जैसे ही लान वांगजी के मुंह से ये आखिरी शब्द निकले थे, उस शख्स की निगाहों से वो आंसू की बूंद लुढ़क गई थी, जिसे वो बहुत समय से थाम कर बैठा था। ये शब्द उसके अंदर बहुत कुछ तोड़ गए थे। एक आखिरी विश्वास, जिस विश्वास को वो यहाँ लेकर बैठा हुआ था, वो जैसे तार हो गया हो, बिखर गया हो, पूरी तरीके से टूट गया हो। शायद वो ये सुनना नहीं चाहता था। उस शख्स का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। जो मुट्ठियाँ उसने बांध रखी थी, उन्हें खोल दिया गया। लान वांगजी ने अपने आप को थोड़ा सा आगे किया और जहाँ पर जिस खूबसूरत नेक पर उसको मार्क करना था, उस नेक की तरफ उसने हल्का सा किस किया। पर इससे पहले कि वांगजी वहाँ पर अपने फैंग से मार्क कर पाता, एकाएक उस शख्स ने अपने हाथों से लान वांगजी के कंधों को पकड़ा और उसे थोड़ा सा दूर कर दिया। दोनों के बीच में 2 कदम का फासला हो गया। लान वांगजी बस देखकर जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। उस शख्स ने गल्प किया और फिर अपनी कोल्ड और इमोशनलेस वॉइस में कहा, मैंने समझा था कि तुम सबसे अलग होंगे,
पर तुम भी इन सब की तरह निकले। ये कहते वक्त उसके शब्द बहुत ठंडे थे, कोई भी इमोशंस नहीं था, पर एक चीज़ थी जो लानवांग जी के दिल को कचोट गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा जवाब आएगा, पर अगला पल तो और चौंकाने वाला था जब उस शख्स ने अपने घूंघट को पकड़ा और लगभग अपने चेहरे को सबके सामने कर दिया। जैसे ही वो घूंघट हटा, सभी की निगाहें शख्स के ऊपर आकर टिक गई। उस शख्स ने अपनी निगाहों को ऊपर उठाकर लानवांग जी की तरफ देखा। वो निगाहें खाली थी और लानवांग जी का पूरा चेहरा फक सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि उसने वींग की आंखों को ऐसे कभी नहीं देखा था। हाँ, उसकी आंखों में एक दर्द हमेशा रहता था, पर ये आंखें तो लानवांग जी को चुभने वाली थी। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ये इंसान वापस कैसे आ सकता है 16 सालों के बाद? हाँ, अरे ये तो वही है। देखो उसकी आंखें देखो। अरे देखो उसके हाथों में अभी भी वही बांसुरी है। विवुशियान, हीलिंग पैट्रियार्क वापस आ गए। एक डर, हड़बड़ाहट, नफरत, अफरा तफरी सी मच गई थी। वींग ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा चौंको मत, मैं ही हूँ। बस ये कहने की देर थी कि अब तीखी, कटीली और जहरीली बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। बहुत से लोगों ने तभी आवाज में कहा, विवुशियान। किसी के लफ्जों पर मास्टर वे था, तो कोई अभी भी वींग कहकर पुकार रहा था, पर ज्यादातर लोग सिर्फ हीलिंग पैट्रियार्क कह रहे थे। अरे ये तो हीलिंग पैट्रियार्क है। जैसे ही वींग ने अपना चेहरा हटाया था, पूरा जो वेडिंग हॉल था वो सुगबुगाहट से भर गया था। सभी की निगाहें जैसे ही वींग को पहचान लिया, सभी ने लगभग चीखते हुए हीलिंग पैट्रियार्क का नाम लिया। आज भी उसके नाम लेने में उतनी ही नफरत थी। वींग ने अपनी उस खोखली सी हंसी को हंसते हुए कहा, तुम लोग तो आज भी मुझे नहीं भूले। ये कहते हुए वींग ने अपनी निगाहों को उन सभी लोगों की तरफ किया जो उसे नफरत से देख रहे थे। हर शख्स ने कहा, तुम धोखेबाज इंसान यहाँ कर क्या रहे हो? हांगवांग जिन की शादी में तुमने उनकी जगह लेने की कैसे कोशिश की? उनकी मेड की जगह लेने की कैसे कोशिश की? सब बस नफरत से वींग की तरफ देख रहे थे और सभी ने अपनी अपनी तलवारों को बाहर निकाल लिया था, जैसे कि अभी ही यहाँ पर युद्ध होने की तैयारी शुरू हो गई हो। जैसे ही हीलिंग पैट्रियार्क का नाम लानवांग जी के कानों में पड़ा था, उसने भी लगभग अपने उस वक्त सफेद चेहरे से पीछे मुड़कर देखा। हीलिंग पैट्रियार्क। फिर उसने अपनी निगाहों को अपने सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देखा, जैसे कि वो यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि वाकई उसके सामने खड़ा हुआ शख्स हीलिंग पैट्रियार्क है। हाँ, उसने सुना था, पढ़ा भी था, पर कभी आमना सामना नहीं हुआ। पर आज अपने सामने वींग को इस उपाधि से पुकारे जाने पर लानवांग जी क्या महसूस कर रहा था, ये कहा नहीं जा सकता था। वो अपनी ही जगह पर जैसा स्तब्ध हो गया था, स्टंट हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ हर एक इंसान इस वक्त अपनी नफरत भरी निगाहों से वींग की तरफ देख रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसके करीब जाने के लिए तैयार था। सभी की तलवारें इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की गर्दन चाहती थी, और वो था विवुशियान, वींग या फिर हीलिंग पैट्रियार्क।